Welcome everyone, this is Mannat official YouTube channel. वेलकम एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। क्रैश कोर्स की क्लास नंबर 3 में आपका स्वागत है। क्लास नंबर 1 एंड 2 साथियों हम आपको करा चुके हैं। क्लास नंबर 1 के अंदर सीसीएस के लीव रूल्स को बेसिकली उस लेवल पे आपको करवाया गया कि आपके पेपर में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं। बाकी प्रिपरेशन आप पर डिपेंड करती है, आपके मॉक टेस्ट पर डिपेंड करती है। थर्ड जो थिंग है वो डिपेंड करती है आपके स्टडी मटेरियल पर। तो बुक्स का हम आपको बता चुके हैं, बुक्स के अंदर से आप पूरा का पूरा ओवरव्यू एक बार कर लेंगे क्रैश कोर्स की क्लासों के बाद, और जितनी हमने क्लासें आपको यूट्यूब चैनल पर करवाई हैं या पेड वाले कोर्स के अंदर करवाई हैं। क्लास नंबर 3 होगी सीसीएस रूल्स बेस्ड, जितनी भी जॉब्स हैं सारी की सारी जॉब्स में आपके काम आएगी। और हाल फिलहाल में अगर आपने आईआईटी रोपड़ का जूनियर सुपरिंटेंडेंट का एग्ज़ाम देना है तो उसके लिए एक मॉक टेस्ट का ऑफर है, वो अलग से अवेलेबल है। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाके चेक कर सकते हैं। 31 को आपका एनआईटी जालंधर का पेपर होना है सुपरिंटेंडेंट का, तो उसकी प्रिपरेशन को माइंड में रखते हैं। और साथ के साथ नेटर का जो 22 फेब का पेपर है उसके सिलेबस के अकॉर्डिंगली हम ये क्लास नंबर 3 है आपको करवा रहे हैं। साथ में आने वाले एमसीआरई के अंदर क्लासें जो बच्चे जुड़े हुए हैं अभी हमसे, वो ये क्लासें कंटिन्यू करते रहना, बिकॉज ये सिलेबस बिल्कुल भी अलग नहीं है आपके एमसीआरई के सिलेबस से। देखो बच्चों, डिफरेंट अलाउंसेस की बात करेंगे इस क्लास के अंदर। सीसीएस रूल्स बेस्ड जॉब की बात है, क्लास नंबर 3 आपको करा रहे हैं, अलाउंसेस की बात करने वाले हैं। तो देखो होता क्या है, अब एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एग्जांपल से आपने समझना है। अगर आपको बोला जाता है कि आपने कोई अपनी ड्यूटी के अलावा कुछ काम करना है, तो सीधा सा सवाल आपके माइंड में आएगा कि हम क्यों करें। बिकॉज जितना हमें पे होता है वो हमारे वर्किंग आवर्स का होता है। चाहे मेरी ड्यूटी 8 घंटे है, 10 घंटे है या 12 घंटे है, उतना मुझे मिल जाता है। तो उसके बाद मैं एक्स्ट्रा काम क्यों करूंगा? ठीक है। तो ऐसे ही एक्स्ट्रा काम को करने के लिए कुछ अलाउंसेस दिए जाते थे पहले। कौन कौन से अलाउंसेस दिए जाते थे? सबसे पहले तो आप ये चीज पढ़ोगे एक बार, ठीक है। उसको बोलते हैं केयर टेकिंग अलाउंस। केयर टेकिंग अलाउंस, एक ये अलाउंस हो गया। एक आपको अलाउंस दिया जाता था लाइब्रेरी अलाउंस, ठीक है। एक अलाउंस दिया जाता था जिसको बोलेंगे हम फ्लाइट चार्ज सर्टिफिकेट अलाउंस। फ्लाइट चार्ज सर्टिफिकेट अलाउंस। एक बच्चों राजभाषा के लिए भी दिया जाता था, राजभाषा अलाउंस। स्पेशल अपॉइंटमेंट अलाउंस। अलग अलग काम है, अलग अलग नामों से मिलते थे ये अलाउंस, ठीक है। एक मिनट, इसको हम कंबाइंड लिख देते हैं ताकि कोई समझने में इशू ना रहे। अलाउंस, ठीक हो गया। ये अलाउंसेस थे। ऐसे ही एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस भी था। एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस हो गया क्लियर आपको? ये सारे के सारे अलाउंसेस हैं जो दिए जाते थे। अब क्या हुआ, अब गवर्नमेंट ने बोला कि ये अलाउंस हम कर देंगे बंद, ठीक है। तो ये अलाउंस हो गए बंद। इनके नाम पर एक न्यू अलाउंस का उद्घाटन किया गया, न्यू अलाउंस। और उस न्यू अलाउंस का नाम लास्ट वाले अलाउंस के नाम पे रख दिया गया। नाम दे दिया उसको एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस। इसको ईडीए बोलते हैं, अलाउंस। हाँ, ड्यूटी तो नहीं कहेंगे, फिर तो ड्यूटी कहेंगे तो बिल्कुल सेम हो जाएगा, है ना। इसको हटाओ यहां से, ड्यूटी को। ड्यूटी की जगह हम लिखेंगे एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस। इसको बोलते हैं ईडब्ल्यू ए। ईडब्ल्यू एच नहीं है, ईडब्ल्यू ए है। तो इसको एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस बोला गया। अब देखो क्या होगा। अब एम्प्लॉय को तो बोल दिया गया कि भाई हम आपको एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस देंगे। पहले अलग अलग नाम थे इसके, अब नाम एक कर दिया, एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस जिसको बोलते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस, कोई आपसे पूछे कौन कौन से अलाउंस हैं इसके अंदर सब्ज्यूम हुए, तो हमने आपको बताए हैं 5-6 जो हैं। उनको आप बोलोगे कि इनकी जगह पे नया अलाउंस शुरू हुआ जिसका नाम रखा गया एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस।
और एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस 2% ऑफ बेसिक पे होता है, बेसिक पे। अब लेवल 6 के लिए आप पढ़ रहे हो, आपकी बेसिक है 35,400, तो उसका 2% निकाल लो आप। 35,400 का 354 रुपये का 2%, दो गुना कर लो आप, तो आपको पता लग जाएगा कि 708 रुपये मिलेगा आपको एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस। ठीक है, बेसिक सी बात है ये। अब हुआ क्या, एक्स्ट्रा ड्यूटी अलाउंस में फिर थोड़ा सा कंपटीशन ये भी रहेगा कि एक ही कैंडिडेट के लगाएंगे तो उसका एक तरह से उनको लगेगा कि मेरे साथ पार्शलिटी है, कि मुझे ही क्यों बोला जाता है एक्स्ट्रा वर्क के लिए। तो इसमें रूल बनाया गया, क्या रूल बनाया गया कि मैक्सिमम पीरियड इसमें 1 ईयर रखा गया, कि भाई 1 ईयर तक एक एम्प्लॉय को हम ये अलाउंस देंगे। फिर क्या है, 1 ईयर गैप रखा गया, फिर उसकी ड्यूटी नहीं लगेगी, फिर नेक्स्ट उसकी ड्यूटी हो सकती थी, नेक्स्ट माइट ही शी डू इट। ठीक है, उसके बाद वो कर सकता था, तो 1 ईयर का गैप है, ये मैंडेटरी था। लेकिन फिर आगे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन ये भी दी गई कि भाई अगर उसको केवल ऑफिस बिल्डिंग की केयर टेकिंग करनी है, इफ ओनली केयर टेकिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग उसको करनी है, तो एक ही एम्प्लॉय चाहे तो रेगुलर ये काम कर सकता है और उसको अलाउंस हम दे सकते हैं। लेकिन वैसे ये बोला गया था कि भाई 1 साल तक उसको अलाउंस देंगे, फिर 1 साल हम नहीं देंगे, फिर आप उसको दोबारा से डिप्यूट कर सकते हो, फिर वो अलाउंस मिलेगा जिसको बोलेंगे एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस, और जो होता है 2% ऑफ द बेसिक। तो मैक्सिमम पीरियड 1 ईयर का गैप, और फिर नेक्स्ट उनको ड्यूटी पे हम डिप्यूट कर सकते थे। ठीक है, बट एक्सेप्शन जो है वो जरूर आपको याद रखनी चाहिए। एक्सेप्शन क्या है कि जो वर्क है वो अगर केयर टेकिंग का हो, केयर टेकिंग ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, क्योंकि इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा मतलब एक तरह से सोचा गया कि इतनी बड़ी बात नहीं होगी, तो एक ही एम्प्लॉय इस काम को परफॉर्म कर सकता है। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, सेम एम्प्लॉय कैन कंटिन्यू। ठीक है, हो गया आपको ये क्लियर। अब ये अलाउंस क्या है, इसको कंबाइंड नहीं कर सकते आप। अगर मान लो आप 2 या 3 तरह की इस तरह की ड्यूटीज करते हो, तो आप ऐसा नहीं है 2%, 2%, 2%, 6% हो गया जी मेरा, नहीं, 3 करो, 2 करो, 5 करो, 6 करो, 1 करो, 2 ही % रहेगा। ठीक है, और इफेक्टिव कब से है ये आपका इफेक्टिव है 1 जुलाई 2017 से। तो अगर आपसे कोई सवाल करता है कि जो एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस ये कब से दिया जाता है, तो आपने सीधा जवाब देना है 1 जुलाई 2017 से दिया जाता है। क्लियर हो गया, इससे ज्यादा इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, पेपर में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। एक आता है आपका स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस। स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस, स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस किस किस को दिया जाता है, सबसे पहले तो ये पढ़ेंगे। ठीक है, स्वीपर्स की ड्यूटी होती है, स्वीपर्स एंड फराशेस बोला जाता है पोस्ट को। अब ये पोस्टें एक्चुअल में होती कहां पे हैं, ये होती है सचिवालय के अंदर। कहां पे होती है बच्चों, ये ये बार बार गलत लिखा जा रहा है, 1 मिनट। सचिवालय के अंदर होती है, यानी कि सेक्रेटेरिएट के अंदर होती है। तो जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के हम मैनुअल्स पढ़ते हैं, तो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की बात की जाती है कि उनके मान लो कोई उसके ऑफिसेज हैं जहां पे ये ड्यूटीज की जाती हैं, तो उनके बीच में ब्रेक होता है। अब ब्रेक है जो ड्यूटी में मान लो 1-2 घंटे काम किया, उसके बाद उन्हें ब्रेक मिला, और उनका जो एरिया है रहने का जो एरिया है, घर है, वो अगर 1 किलोमीटर से दूर है, भाई 1 किलोमीटर के दायरे में है, तो मान लो 2-3 घंटे का उनको टाइम दिया, उसके बाद वो ड्यूटी पे दोबारा से काम करते हैं। लेकिन अगर उससे ज्यादा है तो इस अलाउंस को 562 रुपये 50 पैसे पे किया जाता है 1/1/2024 से। इससे पहले ऑब्वियसली ये 25% कम था, हम नहीं याद रखेंगे कितना था 25% कम। ठीक है, तो अगर आप कोई पुराना क्वेश्चन कहीं किसी बुक से पढ़ते हो जिसमें ये अलाउंस 562 रुपये 50 पैसे से कम है, तो वो गलत आंसर है। ठीक है, क्योंकि 1/1/2024 को क्या हुआ, सारे अलाउंसेस 25% बढ़ गए थे, तो ये अलाउंस भी ऑब्वियसली रिवाइज्ड पे स्केल के अकॉर्डिंग गोज करेगा 25%, क्योंकि जब भी आपका डीए 50% से अबव जाता है
तो अलाउंसेस विल बी इंक्रीज बाय 25%। ये 7th जो पे कमीशन था उसके अंदर ये लाइन मेंशन्ड है। ठीक है, हो गया आपका ये। अब इसके बाद आ जाता है कैश हैंडलिंग अलाउंस। कैश हैंडलिंग अलाउंस, तो देखो हर एक मिनिस्ट्री के अंदर, अब एम्स की बात ही बता दें आपको, हर एक मिनिस्ट्री के अंदर, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर ये है कि आपके जो डिपार्टमेंट के एचओडीज हैं वो एलडीसी में से, मोस्ट प्रोबेबली एलडीसी यूडीसी ही होते हैं, एलडीसी यूडीसी या असिस्टेंट में से किसी को ड्यूटी दे देते हैं कि आपने कैश हैंडल करना है, आपने कैशियर की ड्यूटी करनी है, तो उनको वो कर सकते हैं। ठीक है, और वो उनकी खुद की भी इंटरेस्ट रहेगा कि मुझे कैश हैंडलिंग करना है नहीं करना है। कंडीशन यही होती है जब कैश हैंडलिंग की बात की जाती है तो उसमें एक अलाउंस मिलता है जिसको बोलते हैं कैश हैंडलिंग अलाउंस। और कैश हैंडलिंग अलाउंस का मतलब, अब ऐसे तो आपके मन में एक सीधा सीधा सवाल आएगा कि मान लो ₹1,00,000 पर कुछ पैसे आपको दिए जाते हैं, तो आपको लगेगा कि ठीक है, अगर 5 करोड़ का चेक हमने डील कर लिया तो उसमें तो बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे हमें। तो ऐसा नहीं है, चेक उसमें एक्सक्लूड होते हैं। कैश का मतलब प्रॉपर कैश होता है, और जो कैश आपने डिस्बर्स किया, यहां पे ये चीज भी नोट कर लेना, कैश डिस्बर्स्ड। अब डिस्बर्स में रिसीट नहीं होता, कैश रिसीट, जो कैश आपको मिला वो नहीं, जो आपने डिस्बर्स किया उस कैश के अकॉर्डिंगली आपको पे किया जाएगा, आपको अलाउंस दिया जाएगा, जिसको बोलेंगे कैश हैंडलिंग अलाउंस। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। ये भी 25% बढ़ जाता है जब डीए आपका 50% से ऊपर चला जाता है। तो इसमें सिंपल सी टेबल है, सिंपल सा फंडा है जो आपने याद रखना है, कैश। ठीक है, 5,00,000 से कम, और एक कंडीशन होगी हमारी 5,00,000 से ज्यादा। ठीक है, 5,00,000 से कम डील करते हो तो 875 रुपए PM पर मंथ मिलते हैं, और वैसे देखोगे तो 1,250 रुपए पर मंथ मिलेंगे जब आप कैश डील करते हो 5,00,000 से ज्यादा। हो गया क्लियर। और ये कैश हैंडलिंग अलाउंस आपने एक चीज जरूर याद रखनी है, यूडीसी कम कैशियर्स को नहीं मिलेगा, यूडीसी कम कैशियर को नहीं मिलेगा, ये बात आपने याद रखनी है। ठीक है, चल अब देख लेते हैं बच्चों डियरनेस अलाउंस के बारे में। डियरनेस अलाउंस, शॉर्ट में इसको डीए बोला जाता है। अब ये टीएडीए वाला डीए नहीं है, वो डेली अलाउंस होता है, और ये डियरनेस अलाउंस होता है। अब जब भी कोई डीए बोले तो उसको टीएडीए साथ में बोलना पड़ेगा, तब हम समझेंगे कि ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस हुआ। लेकिन अगर कोई डीए बोलता है तो इसका मतलब केवल डियरनेस अलाउंस है। ठीक है, यानी कि महंगाई भत्ता जिसको हम बोलते हैं। तो क्या हुआ, अक्टूबर 2020 से इसको स्टार्ट किया डियरनेस अलाउंस के तौर पर कि भाई जो भी प्राइसेस बढ़ते हैं, एक पॉइंट था, एक बेसिस पॉइंट था 261.42 जिसको हम बोलते थे, बेस ईयर उसका 2016 था। ठीक है, उन पॉइंट्स का, और बेस ईयर 2016 को 100 लेके चला गया। उसके बाद में जब भी ये स्केल्स हैं रिवाइज होते रहते हैं, डियरनेस अलाउंस जब भी महंगाई बढ़ती है उस हिसाब से उसको जो प्राइस इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंगली इसको मापा जाता है। और साल में 2 बार ऐसा होता है, एंड ऑफ दिसंबर होता है और एंड ऑफ जून होता है। ठीक है, परसेंटेज जितना भी बढ़ेगा वो होल नंबर में हम डिसाइड करेंगे, और न्यूट्रलाइजेशन जो होगा वो 100% यूनिफॉर्मली होगा सारे के सारे एम्प्लॉयज पर। तो अभी एक चीज हमें याद रखनी है, सिंपली बुक के अंदर आप पढ़ोगे 1 जुलाई 2024 से आपको एक्सपेक्टेड दिखाई देगा, लेकिन एक्सपेक्टेड तो 3% था। ठीक है, और 3% ही मिला, तो 53% था। इसके बाद में क्या हुआ, 1 जुलाई के बाद 1/1/25, 1/1/25 को कितना हो गया था, ये 1/1/25 को हो गया था बच्चों ये 55%, 2% मिला था। अब फिर जुलाई में मिलेगा, जुलाई से इफेक्टिव होगा तो 1 जुलाई 2025, फिर ये 3% था, तो फिर ये हो गया था 58%। अभी ये 1/1/2026 से हम क्या कहेंगे, इसको ड्यू कहेंगे, ड्यू मिला तो है नहीं ना, अनाउंस हुआ अभी। तो अभी तक ये हम मानेंगे कि डियरनेस अलाउंस हमारा 58% है। तो अगर आपसे पेपर में सवाल आता है विदाउट एनी डेट, जिसमें पूछेगा करंट डीए, तो आपने बताना है 58%। कोई डेट बता के बोलेगा इनमें से कि भाई 1 जनवरी 2026 को कितना है, तो 58% आएगा आंसर अभी तक। 1 जुलाई 25 को कितना है, तो भी 58% आएगा।
एक एक 2025 को कितना है, तो 55% आएगा। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक्स इसके अंदर नहीं छिपा है। ठीक है। डीए दिया किस पे जाता है, डीए, तो डीए बेसिक पे पर मिलता है, बेसिक पे पर मिलता है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर जो डॉक्टर हैं जिनको एनपीए मिलता है उसको उनको किस पर मिलेगा, तो उनको बेसिक पे प्लस में एनपीए, तो उनको बेसिक पे और एनपीए भी जोड़ा जाएगा। और बेसिक पे का जब जब आपसे पूछा गया है तो देखो दो तरीके से आप लोगों ने बोलना है कि बेसिक पे आपकी फंडामेंटल रूल नंबर 9 के अंदर 21 के अंदर डिफाइंड है। 21 में भी एग्जैक्टली आप डीपली जाओगे तो A1 के अंदर है। ठीक है। फंडामेंटल रूल नंबर 9 ऑफ 21, या तो ये ऑप्शन मिलेगा तो टिक कर देना, या फंडामेंटल रूल 9 ऑफ 21 ऑफ ए ऑफ 1, दैट इज रोमन वाला 1 है जो, ठीक है, 1 2 3 4 इस तरह से। क्लियर हो गया। बेसिक पे के साथ में एनपीए चल जाएगा या बेसिक पे पर मिलेगा सिंपल डीए। लेकिन अगर कोई किसी को पर्सनल पे मिलती है या कोई स्पेशल कोई और अलाउंस मिलता है तो वो स्पेशल पे इसके अंदर नहीं जोड़ी जाती, ये आपने याद रखना है। और डीए के अंदर जब भी आप कैलकुलेट करोगे, मान लो आपके पैसे बनते हैं डीए निकालने पर, हम मान के चलते हैं कि डीए निकालने पर आपके बनते हैं 15,505 रुपये और 10 पैसे, तो 50 पैसे से कम जो पैसे हैं उनको इग्नोर करेंगे हम, तो 15,500 जो भी हमने बोले वो आपके रुपीज हो जाएगा वो आंसर। लेकिन अगर हमने बोला 15,505 रुपये और 51 पैसे, दैट इज 51, तो क्या होगा, 15,505 को 15,506 पढ़ा जाएगा, क्योंकि जो 50 के फ्रैक्शन के बाद यानी 50 पैसे से ज्यादा जो पॉइंट्स होंगे वो सीधा हमने राउंड ऑफ करके पूरा का पूरा 1 रुपी उसको काउंट करना होता है, ये रूल है। ठीक है। तो ये है डियरनेस अलाउंस के बारे में। क्लियर हो गया। डियरनेस अलाउंस का रेगुलेशन क्या है, रेगुलेशन यही है जब ज्वाइनिंग टाइम होगा तो ज्वाइनिंग टाइम की पेपर मिलेगा, सस्पेंशन के टाइम पे एम्प्लॉय को सब्सिस्टेंस अलाउंस के बेस पर दिया जाता है, क्योंकि भाई उनका तो सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। सस्पेंशन वालों को क्या मिलता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। क्लियर। चलो अब बच्चों एचआरए का देख लेते हैं। एचआरए आपको पता है हाउस जो है अलाउंस होता है, हाउस रेंट अलाउंस, और ये सिटीज के अकॉर्डिंग मिलता है। इसकी सिंपल सी टेबल है, हम पहले भी आपको पढ़ा चुके हैं। एक वीडियो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे जिसमें जब 1/1/24 से अलाउंसेस बढ़े थे तो हमने ये क्लियरली आपको सबको बताया हुआ था। ठीक है। तो पहले तो सिटीज का देख लो, 5 लाख। अब ये ऐसे लिखूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, ऐसे लिखूंगा तो कम रहेगा, तो 5 लाख से कम जनसंख्या वाला हो गया ये आपका, 5 लाख से 50 लाख वाला हो गया वाई सिटी, और एक्स सिटी जो होता है हमारा वो 50 लाख एंड अबव होता है। ठीक है। जनसंख्या के बेस पर है ये, तो ये सिंपल एक जीके है आपको बताने के लिए। बाकी अगर आप देखोगे, अब ये 30% हो गया, ये 20% हो गया, और ये हो गया जी आपका सीधा सीधा 10%। पहले क्या था, पहले क्या था, 30 वाला 24 था, 20 वाला कितना था, 16 था, 18 था, 16 था, और वो 8 था, इस तरह से था। अब ये 10 20 30 हो गया। ठीक है। और एक मिनिमम भी इसकी रेंज सेट की गई है कि अगर आपकी मान लो बेसिक कम है और आप किसी सिटी में रहते हो तो ये रूल है कि भाई 1,800 रुपये से कम नहीं मिलेगा अगर जेड में रहते हो, वाई सिटी में रहते हो तो 3,600 रुपये से कम नहीं मिलेगा, और एक्स सिटी में रहते हो तो 5,400 रुपये से कम नहीं मिलेगा। ये रूल है। अगर मान लो आपका बनता ही एक्स सिटी में 5,600 रुपये तो 5,600 मिलेगा, और एक्स सिटी में आपकी बेसिक के अकॉर्डिंगली सपोज करो आपका बना 5,000 तो 5 नहीं मिलेगा, 5,400 रुपये मिलेगा, क्योंकि मिनिमम मिनिमम तो मिलेगा ही मिलेगा, ये भी रूल है। ठीक है। चलो बच्चों, अब अगर आपसे कोई बोले टी ए, तो जब भी कोई टी ए बोलेगा तो होना तो ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस भी चाहिए, लेकिन ये ट्रैवलिंग अलाउंस भी हो सकता है। तो टी ए डी ए बोलेगा तो ट्रैवलिंग अलाउंस और डेली अलाउंस, और केवल टी ए लिखा है तो उसका आपने समझना है कि ये होगा हमारा ट्रांसपोर्ट अलाउंस।
क्या होगा ये? ट्रांसपोर्ट अलाउंस होगा। अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की भी एक अपनी टेबल है, वो लेवल के अकॉर्डिंग चलता है, 1 और 2। इसके बाद 3 से लेके 8 लेवल तक एक टीए मिलता है, और 9 से अबव जितने भी हैं उनको सबको सेम मिलता है। तो देखो ये लेवल्स हैं, ठीक है। कौन से लेवल्स हैं? पे लेवल है। पे लेवल आपको पता लग गया। अब देखो क्या है, रेट ऑफ जो टीए है, टीए का जो रेट है 1 और 2 लेवल का वो 900, और 900 का जो डीए होगा जितना, जैसे 58% है तो 900 का 58% निकाल लेना। 3 से 8 में कितना होगा? 1800, और साथ में डीए 1800 का डीए निकाल लेना आप, जितने भी परसेंट होगा। फिर ये 3600 और इसका डीए निकाल लेना। तो ये आपका टीए का निकल के आ गया। अब एक होता है टीपीटीए सिटीज, ठीक है, टीपीटीए सिटीज, यहां पे ये हायर होता है, ठीक है। हायर टीपीटीए सिटीज बोलते हैं इनको हम, हायर टीपीटीए सिटीज। इसमें जो 900 वाला है बच्चों, जो 900 वाला है वो रहेगा 1350 प्लस में डीए। 1800 रुपये वाला जो 3 से 8 लेवल के कैंडिडेट्स हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उसका हो जाएगा ये आपका, हाँ ज़्यादा होगा ना ये, तो 1300 3600 हो जाएगा। 1800 का लगभग डबल हो जाएगा, 3600 प्लस डीए। और जो 3600 वाला है उसमें हो जाएगा ये 7200 रुपये, और साथ में डीए, ठीक है। हायर टीपीटीए सिटीज। बाकी जो अदर है ये बेसिक बेसिक हमने आपको ये बताए हैं, ये वाले, ठीक है। और हायर टीपीटीए सिटीज जो हैं वो हमने आपको अलग से बताई हुई, ठीक है। तो ये इंटाइटलमेंट होती है ट्रांसपोर्ट अलाउंस की। अब इसके कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ कंडीशंस हैं, वो पढ़नी पड़ेंगे आपको, ठीक है। सस्पेंशन के टाइम पे क्या है? सस्पेंशन के टाइम पे तो भाई टीए दिया ही नहीं जाता। अब आज एक बच्चे ने यही क्वेश्चन पूछा था कि ट्रेनिंग पीरियड में दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। तो डीए और टीए दिया जाता है ट्रेनिंग के लिए। जब आप ट्रेनिंग अटेंड करने जाओगे तो टीए डीए मिलेगा आपको, ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और डीएनएस अलाउंस। तो अलग से फिर आपको सैलरी में टीए थोड़ी देंगे, तब तो ये नहीं मिलेगा, नॉट एडमिसिबल होगा। सस्पेंशन के टाइम पे भी एडमिसिबल नहीं होगा, और डेपुटेशन के टाइम पे भी ये जो आपका एडमिसिबल नहीं होता है। तो तीनों ऑप्शन आते हैं, तो आपने ऑल ऑफ द अबव करना है कि इन केसेस में हमें ट्रांसपोर्ट अलाउंस जो है वैलिड नहीं है या इंटाइटल्ड नहीं है, ठीक है। इस तरह से आपने इस चीज को समझना है। चलो बच्चों, चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस का स्पेसिफिकली हम मॉक भी आपको प्रोवाइड कर चुके हैं, बच्चों को पढ़ा भी चुके हैं। इसके अलाउंस को पढ़ने से पहले हम स्पेशल अलाउंस की बात करेंगे। स्पेशल अलाउंस, तो स्पेशल अलाउंस दिया जाता है चाइल्ड केयर के लिए, चाइल्ड केयर। और वो चाइल्ड केयर के लिए जो दिया जाता है वो विमेन्स को दिया जाता है विद डिसेबिलिटीज, विद डिसएबिलिटीज। तो जो भी विमेन है डिसेबल, उनको 3750 रुपये पर मंथ स्पेशल जो अलाउंस दिया जाता है, 3750 रुपये पर मंथ। इसको आप स्पेशल अलाउंस कह लो कि भाई हमें आपकी चाइल्ड केयर के लिए दे रहे हैं विमेन को डिसेबिलिटी है जिनको, ठीक है। और अलाउंस केवल पेबल है चाइल्ड के बर्थ से लेके और चाइल्ड के 2 साल तक, ठीक है। चाइल्ड के बर्थ से लेके चाइल्ड के 2 साल तक। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी को मान लो डिसेबल्ड विमेन है, गवर्नमेंट सर्वेंट है, उनको बच्चा होता है अगर, तो 2 साल तक उसकी केयर के लिए वो चाहे कोई केयर टेकर रखे चाहे कुछ भी रखे, उसके हिसाब से उनको 3750 रुपये पर मंथ पे किए जाते हैं, जिसको स्पेशल अलाउंस फॉर चाइल्ड केयर फॉर विमेन विद डिसेबिलिटी बोला जाता है। ये भी बच्चों 25% बढ़ जाता है जब डीआरएस अलाउंस आपका 50% से ऊपर चला जाता है। और जो ये डिसेबिलिटी है, डिसेबिलिटी का आपको हम पहले भी बता चुके हैं, और डिसेबिलिटी जब भी आ जाए तो आपके माइंड में आना चाहिए मोर देन 40%। तो मिनिमम डिसेबिलिटी है जो, वो मिनिमम है 40%, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली। मतलब कोई भी कैंडिडेट अगर वो डिसेबल हम उनको बोलते हैं तो उनकी डिसेबिलिटी मस्ट बी 40%, 40% से कम नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो डिसेबिलिटी का केस नहीं माना जाता है, ठीक है। अब मान लो एक बच्चा होता है तो हमने बताया 3750 रुपये। अगर मल्टीपल बर्थ होते हैं, ये और नोट करना है, मल्टीपल बर्थ, तो ऐसा नहीं है कि विमेन को डबल मिलेगा, डबल अलाउंस
नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है, क्योंकि देख के तो ऐसा लगता है कि मिलेगा, बट मल्टीपल बर्थ के केस में डबल अलाउंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये स्पेशल अलाउंस है जो हमने चाइल्ड केयर के लिए आपको समझाना था, बताना था। चल, आगे आ जाता है हमारा एक अलाउंस जो कई और अलाउंस से मिलके बना, जिसको हम बोलते हैं ड्रेस अलाउंस। ठीक है, क्या बोला जाता है इसको? इसको बोला जाता है ड्रेस अलाउंस। अच्छा, ड्रेस अलाउंस का देख लो अब आप कैसे होता है कि इसके अंदर यूनिफॉर्म अलाउंस, यूनिफॉर्म, वॉशिंग, ये अलाउंस लिखना पड़ेगा और ये भी अलाउंस लिखना पड़ेगा। इन दोनों से मिलकर बना ड्रेस अलाउंस। ठीक है, पहले अलग अलग मिलते थे, यूनिफॉर्म का अलग मिलता था, वॉशिंग का अलग मिलता था, अब ये नहीं मिलता है। तो किन को मिलता है बच्चों? ये एमटीएस को मिलता है, ट्रैकमैन को मिलता है, कैंटीन के स्टाफ्स को मिलता है जो नॉन स्टैट्यूटरी डिपार्टमेंटल कैंटीन्स में काम करते हैं। ट्रैकमैन को दिया जाता है, इंडियन रेलवे के रनिंग स्टाफ को दिया जाता है। कुल मिला के जहाँ पे मैंडेट है कि आपने यूनिफॉर्म पहननी है, वहां पे ड्रेस अलाउंस दिया जाता है। 5,000 रुपये मिलते थे पहले, लेकिन 1/1/24 से क्या हुआ, ये हो गया 6250 रुपये। ठीक है, 6250 रुपये पर ईयर दिया जाने लगा 1/1/24 से। ये भी 25% बढ़ जाता है। और ये मंथ में क्रेडिट का भी पूछा जाए ना, तो इसका क्रेडिट जो मंथ है, स्टैंडर्ड क्रेडिट मंथ, साल में एक बार है ये, बट क्रेडिट मंथ है इसका जुलाई में। ठीक है, जुलाई को ये क्रेडिट हो जाता है साल में एक बार एम्प्लॉयज के अकाउंट में। तो पहले 5,000 रुपये मिलते थे और अब कितना मिलता है? अब मिलता है 6250 रुपये, क्योंकि ये भी 25% बढ़ गया है। तो कुल मिला के डियरनेस अलाउंस का सवाल आए तो 6,250 रुपये आपने जोड़ देने हैं। ये हो गया आपका क्लियर। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस के बारे में, जिसको एनपीए बोला जाता है। क्या होता है एनपीए? एनपीए होता है आपका नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। कौन सा अलाउंस होता है ये? जो डॉक्टर्स को मोस्टली दिया जाता है, किस वजह से दिया जाता है? ताकि वो अपना प्राइवेट प्रैक्टिस ना कर पाए। तो नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस इसको बोलते हैं। सेंट्रल हेल्थ सर्विसेज के ऑफिसर्स के आप देखोगे, सीएचएस के जो ऑफिसर्स हैं या वेटनरी डॉक्टर्स हैं, उनको ये मिलता है। और इसका जो रेट होता है वो होता है 20% ऑफ द बेसिक पे। यानी बेसिक पे पर कितना मिलता है? ये 20% तक दिया जाता है। 20% के बाद इसके अंदर कंडीशन एक और हो जाती है कि बेसिक पे और एनपीए मिलाकर, बेसिक पे और एनपीए मिलाकर ज्यादा नहीं होना चाहिए 2,37,500 रुपये से। क्लियर है? किसी भी ऑफिसर की बेसिक पे और एनपीए उसका 20% हो जाएगा उसी बेसिक का। तो कंडीशन एक ये याद रखनी है कि 2,37,500 रुपये से ज्यादा बेसिक पे और एनपीए का जोड़ नहीं हो सकता। ठीक है, यहां पर जो बेसिक पे का मतलब है वो रिवाइज्ड पे रूल्स आए थे 2016 के अंदर। ठीक है, सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 के अकॉर्डिंग बेसिक पे का क्या मतलब है? तो ये रूल नंबर 3 में बताया गया है बेसिक पे के बारे में। रूल 3 ऑफ एक्स 10 नंबर की ये डेफिनेशन है बेसिक पे। और इसके अंदर क्या होगा आपका, यही पॉइंट अगर आप फंडामेंटल रूल के हिसाब से पूछा जाए तो ये एग्जैक्टली आप बता पाओगे। दोनों चीजें याद रखनी है। सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल 2016 के हिसाब से रूल नंबर 3 ऑफ एक्स में आता है, और फंडामेंटल रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे एफआर में, तो ये एफआर में आता है एफआर 9 ऑफ 21 के अंदर। ठीक है बच्चों, कुछ क्वेश्चंस हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। एक सबसिस्टेंस अलाउंस है, आपको पता है सस्पेंशन के टाइम पे दिया जाता है सबसिस्टेंस अलाउंस। इस अलाउंस के बारे में क्या सवाल पूछा जाता है? सबसिस्टेंस अलाउंस के बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से अलाउंसेस हैं जो मिलते हैं। ठीक है, तो अलाउंसेस, एक तो ये तो मिलता ही है, अलाउंसेस एडमिसिबल ड्यूरिंग सस्पेंशन। तो आपसे ऑप्शन में पूछ लिया जाएगा एचआरए मिलेगा नहीं मिलेगा, डीए मिलेगा नहीं मिलेगा, टीए मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इस तरह से आपने जवाब देना है। ठीक है,
तो ऑप्शन के अकॉर्डिंगली आप देखोगे, आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी चीजें एडमिसिबल होती हैं। एक तो डियरनेस अलाउंस है जो दिया जाता है, और एक एचआरए है जो दिया जाता है। टीए क्या है? टीए नहीं दिया जाता, ये हमने कट कर दिया। क्यों? क्योंकि ट्रेवलिंग अलाउंस तब दिया जाता है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सॉरी, ट्रांसपोर्ट अलाउंस तब दिया जाता है जब आप अपने घर से हेडक्वार्टर, जहां पे आपकी ड्यूटी, आप ट्रेवल करते हो। सस्पेंशन के टाइम पे तो ट्रेवल नहीं करना होता, तो गवर्नमेंट क्या करती है, डीए और एचआरए के अलावा अलावा आप देखोगे टीए को ग्रांट नहीं किया जाता है। ठीक है। अब एक सवाल और है इसी टाइम पे, एक क्वेश्चन और आ जाता है कि डिडक्शंस कौन कौन सी होती हैं। डिडक्शंस, क्योंकि आपको पता है बहुत सारी चीजें इनको नहीं मिल रही होती, तो डिडक्शंस ड्यूरिंग सस्पेंशन, ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि भाई उस टाइम पे आप बताओ कि उनकी डिडक्शंस हैं वो क्या क्या डिडक्शंस होंगी, जो एम्प्लॉय के सब्सिस्टेंस अलाउंस में से, क्योंकि उनको उस टाइम पे सैलरी नहीं मिलती, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। तो बताइए आप क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा? क्या उनका जीपीएफ कटता है? बिल्कुल नहीं कटेगा उस टाइम का जीपीएफ। ठीक है। जीपीएफ क्या है? बिल्कुल नहीं कटेगा। कोई रिकवरी हो जाएगी उनके उससे? रिकवरी भी नहीं होगी। तो ये चीजें आपने याद रखनी है कि ना तो जीपीएफ का डिडक्शन होता है, ना रिकवरी का डिडक्शन होता है। ठीक है। कौन कौन सी चीजें हैं जो डिडक्शन में आ जाती हैं, लेकिन वो उनकी कंसेंट के बेसिस पे आएंगी, ये भी आपने याद रखना है, उनकी क्या होगा, कंसेंट के बेसिस पे आएंगे। जैसे मान लो कोई उनकी पॉलिसी है, एलआईसी है या पीएलआई है कोई, तो अगर गवर्नमेंट की कंसेंट है, रिटर्न में कंसेंट दिए कि भाई मेरा सब्सिस्टेंस अलाउंस में से आप कटने दो, तो ही वो अलाउड होता है, इसके अलावा अलाउड नहीं होता। ठीक है बच्चों, चलो। एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है मैक्सिमम परसेंटेज का, कि भाई कितने परसेंट तक सब्सिस्टेंस अलाउंस को बढ़ाया या घटाया जा सकता है रिव्यू के टाइम पे। तो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ, कैसे कहेंगे, बढ़ाना घटाना, इंक्रीज डिक्रीज, इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड या रिड्यूस्ड, ठीक है, जो भी आपको मिलेगा वर्ड, डिक्रीज्ड एट द टाइम, एट द टाइम ऑफ रिव्यू। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 50%। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस को 50% घटा भी सकते हैं, उसको बढ़ा भी सकते हैं, ऐसा है, मैंडेटरी है, मैंडेटेड है, लिखा हुआ है। ठीक है। चलो, तो अलाउंसेस के बाकी, जैसे आपको डीए का पूछा जाएगा, करंट रेट ऑफ डीए कितना है, ये सारी चीजें हैं। बाकी स्पेशल अलाउंस हमने बता ही दिया, जो विमेंस को मिलता है, डिसेबिलिटी को, चाइल्ड केयर का कितना मिलता है, 3750 रुपये मिलते हैं। तो यहाँ पे हम याद रखेंगे स्पेशल अलाउंस फॉर डिसेबल विमेन फॉर चाइल्ड केयर, तो उनके मिलेंगे 3750 रुपये पर मंथ। और कब तक मिलते हैं आपको बताया था ना, अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं, थोड़ा सा रिवीजन होएगा आपका। 2 साल तक मिलेगा, जब तक उनका जो चाइल्ड की एज है वो 2 साल होगी, तब तक ये दिया जाता है 3750 रुपये पर मंथ। ठीक है। एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस हमने कितना बताया था आपको, 2% मिलता है, और वो भी बेसिक पर मिलता है। और मैक्सिमम पीरियड कितना होता है एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस का? एक्स्ट्रा वर्क अलाउंस का मैक्सिमम पीरियड भी बताया था हमने आपको कि 1 साल तक मिलता है वो, मैक्सिमम जो है। बाकी दूसरी कंडीशन भी बताई थी कि भाई रेगुलर अगर ऑफिस का कोई ऐसा काम है, तो एक ही एम्प्लॉय है, रेगुलरली उसको कर सकता है। एनपीए का आपसे पूछा जाएगा कि एनपीए का जो रेट है वो कितना है। ठीक है। एनपीए फुल फॉर्म भी पूछा गया है कई बार, तो एनपीए का रेट आपने बताना है कि 20% होता है, 20% ऑफ द बेसिक पे। और कंडीशन क्या होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है जो याद रखने वाली बात है, बेसिक, और साथ में इसके एनपीए जोड़ दो आप। तो किससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2,37,000, कितना बताया था आपको एग्जैक्टली, 2,37,500, हाँ, 2,37,500 होता है ये देखो, 2,37,500, इससे ज्यादा वो ग्रांट नहीं किया जाता है। ठीक है। ये लिमिट है इसकी, जब भी आप देखोगे इसके बारे में, तो ये है क्या चीज, कोई आपसे पूछेगा ये क्या चीज है, तो ये लिमिट होती है इसकी।
चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डियरनेस अलाउंस से आपको एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अभी यहाँ पे स्पेस है, यहीं पे पूछ लेते हैं। डीए, डीए इज एडमिसिबल, जो डियरनेस अलाउंस है वो कब कब एडमिसिबल रहता है? तो कुछ पॉइंट्स हैं आपने याद रखने। एक तो ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम एडमिसिबल रहेगा ये, ड्यूरिंग ज्वाइनिंग टाइम, ठीक है। और कब एडमिसिबल होता है ये? और एडमिसिबल होता है सस्पेंशन के टाइम पर भी, क्योंकि क्या बताया था हमने, सस्पेंशन के टाइम पे क्या क्या चीज होती है? डीए होता है और एचआरए, दो ही तो चीजें जो एप्लीकेबल होती हैं, एडमिसिबल होती हैं। डेप्यूटेशन पे भी ये एडमिसिबल है, डेप्यूटेशन, चाहे डेप्यूटेशन अब्रॉड लिखा हो, ठीक है। तो इन केसेस में अगर आपसे ऑप्शन में पूछा जाता है तो आप बोलोगे कि डीए इस केस में एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई कंसुलर पोस्ट पे कोई एक्स इंडिया लीव पे, लीव नहीं, पोस्ट पे है, एक्स इंडिया पोस्ट है, वो आउट ऑफ इंडिया है बट कंसुलर में है, तब डीए नहीं मिलता। कंसुलर में अगर जॉब करते हैं तो क्या है, डीए नहीं मिलता। तो इसको हम कट करेंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे कंसुलर पोस्ट, कंसुलर पोस्ट आउट ऑफ इंडिया, ठीक है। आउट ऑफ इंडिया का हो या एक्स इंडिया का हो, ठीक है, इंडिया से बाहर। चल, हो गया ये क्लियर आपको? अब जब डीए कैलकुलेट करते हैं, जो पेंशनर रीएम्प्लॉयड हुए हैं तो उनकी जो पे है साथ के साथ पेंशन है, अब देखो सैलरी भी मिलेगी उनको, पेंशन भी मिलेगी, तो वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसपे जो उनके अलाउंस है वो कैलकुलेट किए जाएंगे, वो कितने से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये आपसे सवाल है जो पूछा गया है। ऑब्वियस सी बात है, मैक्सिमम पे ऑफ द पोस्ट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। भाई जिस पोस्ट पे वो काम कर रहे हैं उस पोस्ट की जो मैक्सिमम पे है उसके से ज्यादा उसका हो ही नहीं सकता, तो ये हो नहीं सकता। दूसरा क्या है कि जब आप उनका डीए कैलकुलेट करोगे तो जो अलाउंस है वो कैलकुलेट ही मैक्सिमम पे ऑफ द पोस्ट पे किया जाएगा उनका, ठीक है। भाई ज्यादा हो गया, आप इस बात को समझे। अगर मान ले उनका पेंशन और सैलरी, जो रीएम्प्लॉयड पेंशनर्स है, वो ज्यादा हो जाती है सैंक्शनड मैक्सिमम पे से उस पोस्ट की, तो क्या होगा, उतना ही मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। मान ली ज्यादा हुई 20,000, ज्यादा हुई तो 20,000 ज्यादा मिल जाएगा, या उस पर कैलकुलेट होगा उनका डीए? नहीं, मैक्सिमम पे ऑफ द पोस्ट पे ही काउंट होगा। और डीए के कैलकुलेशन में हमने आपको क्या बताया था, कैलकुलेट करते हैं जब फ्रैक्शन ऑफ रुपीज का, अगर 50 पैसे से कम है तो इग्नोर करना है, 50 पैसे से ज्यादा है तो उसको राउंड करके नेक्स्ट रुपीज में बदल देना है। जैसे मान लो आपको मिलते हैं 13,575 रुपए 25 पैसे, तो 25 पैसे इग्नोर हो जाएगा, 13,575 मिलेंगे। लेकिन अगर है 13,575 रुपए 71 पैसे, तो 576 हो जाएगा वो। ये बात भी हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अभी एट्थ पे कमीशन की बात चल रही है, तो उससे पहले जब सिक्स्थ पे कमीशन के टाइम पे सेवन्थ पे कमीशन की बात चली थी, तो सेवन्थ पे कमीशन आपका कब से एप्लीकेबल था? सेवन्थ सीपीसी, आपको पता है सेवन्थ पे कमीशन है जो 1/1/2016 से एप्लीकेबल था। तो जिस टाइम से ये विद इफेक्ट फ्रॉम था, उस डेट पे डीए कितना था, जो सब्ज्यूम हुआ या मर्जर हुआ उसका डीए का, आप बताओ कितना था वो डीए? 125% था बच्चों, ठीक है। 125% था एट द टाइम ऑफ 1/1/2016, जिस टाइम पे उसका मर्जर हुआ था। बस ये याद रखना है आपको, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है, 1/1/2024। अब एक तो हमें लेटेस्ट पूछा जाए डीए कितना है, एक हमें सिक्स्थ सीपीसी के अकॉर्डिंग पूछा जाए, सिक्स्थ सीपीसी के अकॉर्डिंग डीए कितना हो जाएगा। तो बताओ आप, सिक्स सीपीसी के अकॉर्डिंग डीए कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा बच्चों 239%। बस जस्ट एक याद रखना, ठीक है। सेवन सीपीसी में तो आप बता ही दोगे कि सेवन सीपीसी में कितना है, बट लेकिन अगर सिक्स सीपीसी में पूछा जाए तो डीए 239% हो जाएगा उसके अकॉर्डिंगली। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अलाउंसेस से पूछे जाएंगे। हालांकि एक टॉपिक आता है आपका ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस सबसे बड़ा टॉपिक है। 2 क्लासें हम आपकी करवा भी चुके हैं और इस टॉपिक को बहुत जल्दी अगले वाली क्लास में हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस से मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस बनते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं जो बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं। तो कंटिन्यू करेंगे इस सेशन को आने वाली क्लास में, तब तक आप प्रिपेयर करते रहो। और एक ही प्लेस पर आपको मॉक हमने प्रोवाइड की है, आप देखना 12-13 मॉक हैं जिनको आप रीअटेम्प्ट कर सकते हैं, एक टाइम तक ही अलाउड है आपको रीअटेम्प्ट, तो उनको रीअटेम्प्ट करते रहिए, क्लास से लेते रहिए और थ्योरेटिकल सेक्शन में अपनी बुक पढ़ते रहना,
मिलेंगे नए सेशन में नई क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।